इज इट ट्रू दैट ओनली 53% अमेरिकन पे टैक्स? ओनली 53। भारत में कितने लोग टैक्स पे करते हैं? कुल जमा 2 से 2.5% लोग टैक्स पे करते हैं। यानी आप उसको इफेक्टिवली 10 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं टैक्स फ्री इनकम को। अब बताइए सर, न्यू टैक्स रेजिम में क्या है आपकी टैक्स फ्री इनकम? 7.5 लाख, खत्म। तो दिखने में भले ही आपको ये फ़ायदे का सौदा दिखे, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी से देखेंगे तो ये आपका फ़ायदे का सौदा हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम। नमस्ते मित्रों, हमने बजट के लेक्चर में आपको वचन दिया था कि इनकम टैक्स स्लैब्स में क्या चेंजेस हुए हैं इस वर्ष, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और बल्कि ये वचन तो पिछले वर्ष ही दिया था हमने, पर नहीं दे पाए थे। तो देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स में क्या चेंजेस हुआ है इस बार। सबसे पहली चीज़, भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम चलता है उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। गुजराती या हिंदी में उसे कहा जाएगा प्रगतिशील कर। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का दर बढ़ता जाएगा। कम इनकम वाले कम टैक्स देंगे और कुछ इनकम के नीचे वाले ज़ीरो टैक्स देते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको आगे डिटेल में। तो एक सबसे पहली चीज़, 2 टैक्स रेजीम चल रही है भारत में इस समय। एक है न्यू टैक्स रेजीम, जिसके तहत आपकी टैक्स फ्री इनकम को कर दिया गया है इफ़ेक्टिवली 7 लाख रुपए। और एक ओल्ड टैक्स रेजीम है जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जिसके तहत आपकी टैक्स फ्री इनकम को कर दिया गया है 5 लाख रुपए। तो ये ओल्ड टैक्स रेजीम है जिसमें यदि आपकी इनकम नेट 5 लाख है, 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 6 लाख हुई, 7 लाख हुई, 5 लाख से ज़्यादा हुई, तब आपके ऊपर किस तरह टैक्स रेट लागू होगा। एक है 0 to 2.5 लाख, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख वाले पे आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ज़्यादा वाली इनकम पे आपको 30% टैक्स देना है। वहीं पे न्यू टैक्स रेजीम में क्या चेंज हुआ है कि एक तो ये 2.5 लाख वाली इनकम, आपकी 2.5 लाख वाला पहला स्लैब बढ़ा के कर दिया इन्होंने 3 लाख रुपए। और अगर 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम है तब आपको 5% देना है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, 7 लाख अगर आपकी नेट इनकम है, 7 लाख से कम है, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर इनकम 8 लाख है, 9 लाख है, 7 लाख से ज़्यादा है, 7 लाख 1 रुपया भी हो, तब आपको ये सारा टैक्स देना होगा। तो उस सिनारियो में 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स है, 3 से 6 में 5%, 6 से 9 में 10%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ते ही आप सीधे आ जाओगे 20% वाले टैक्स स्लैब में। और यहाँ पे 9 लाख तक आपका टैक्स स्लैब है 10%, 9 से 12 तक है 15%, और 12 से 15 है 20%। मानी आप 20% वाले स्लैब में कब आएंगे? जब आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा होने पे ही आप सीधा 20% में आ जाओगे, और 10 लाख से ज़्यादा होने पे आप 30% पे आ जाओगे। यहाँ पे 12 लाख में भी आप 20% पे हो, और 15 लाख से ज़्यादा वाली इनकम पे आप जाके 30% टैक्स दोगे। तो दिखने में तो ये वाली सिस्टम फ़ायदे का सौदा लग रही है, लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल। तो देखते हैं कि ये वाली सिस्टम एक्चुअली ज़्यादा फ़ायदेमंद है अभी आपके लिए। कैसे देखते हैं। सबसे पहले न्यू टैक्स रेजीम को ही देख लेते हैं। 7 लाख तक आपका है टैक्स फ्री, प्लस एक चीज़ और बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। एक चीज़ कही जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। डिडक्शन क्या होता है? मान लीजिए आप बिजनेस रन कर रहे हैं और उस पर अगर आपको कोई इनकम हुई, 7 लाख 10 लाख कुछ इनकम हुई, तो उसमें से आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आप माइनस कर पाएंगे इनकम में से। आपका टेलीफोन एक्सपेंस आप माइनस कर पाएंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो कि आप कर रहे हो एक्चुअली बिजनेस के लिए, तो वो आप माइनस कर पाओगे। तब उस एक्सपेंस को काट के जो प्रॉफिट बचेगा उसी पे आप टैक्स पे करोगे। लेकिन सैलरीड क्लास को वो बेनिफिट नहीं मिलता था। मान लीजिए आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, खर्चा तो आप ऑफिस के लिए कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन बिजनेसमैन अपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काट पाएगा उस पे से, इनकम में से, प्रॉफिट में से। तो सैलरीड क्लास को ये ऑप्शन नहीं था। तो एक और एडिशनल एडवांटेज दिया सैलरीड क्लास को कि आप सालाना 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लो,
जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन वगैरह सारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो काट लो, वो भी आपकी हो गई टैक्स फ्री इनकम। तो इफ़ेक्टिवली आपकी टैक्स फ्री इनकम हो गई 7.5 लाख रुपए। लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम 9 लाख रुपए है, तब आप क्या टैक्स दोगे? 0 to 3 लाख पे आप 0 टैक्स दे रहे हो। 3 से 6 लाख वाली जो स्लैब है उसमें आपकी इनकम हुई 3 लाख, तो उसके ऊपर 5%, यानी 3 लाख का 5% आप दोगे 15,000। और 6 से 9 लाख वाले हुए 3 लाख और, तो उस पर 10% टैक्स दोगे आप 30,000 रुपये। अगर मान लीजिए आपकी इनकम है कुल जमा 9 लाख, तो आप टैक्स दोगे 45,000 रुपये, यानी कि आपकी इनकम का मुश्किल से 5%। मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है, तब आप कितना टैक्स दोगे? ये 9 से 12 वाले हो गए और 3 लाख, उस पर आप दे रहे हो 15%, तो उसका हो गया 45,000। और 12 से 15 पे आप दे रहे हो, वो भी अगेन 3 लाख हो गया, उस पर आप दे रहे हो 20%, तो वो हो गया 60,000। तो 12 लाख की इनकम पे आप दोगे 45 और 45 90,000, यानी कि 12 लाख की इनकम पे आप दे रहे हो एक्चुअली 7.5% टैक्स, और 15 लाख की इनकम पे आप दे रहे हो 1,50,000, यानी कि टोटल 10% टैक्स। बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है ये टैक्स, दिखाऊंगा मैं आपको। तो दिखने में फ़ायदे का सौदा दिख रहा है, लेकिन अब इस पर 50,000 और जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने काट दिया। लेकिन जब आप इसको ओल्ड टैक्स रेजीम से कंपेयर करेंगे, आपकी टैक्स फ्री इनकम है 5 लाख प्लस 50,000 आपने जोड़ लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के, प्लस मान लीजिए अगर आप अपनी इनकम से 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स, इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम्स में अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपकी इनकम से कहा जाएगा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन यानी छूट, यानी कि ये 1.5 लाख रुपया आपकी इनकम में गिना नहीं जाएगा। मतलब वर्चुअली आपकी टैक्स फ्री इनकम हो गई 7 लाख रुपए। और डिटेल है, अगर आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 रुपये, तो आपके वो और टैक्स फ्री इनकम गिनी जाएगी, यानी कि आपकी टैक्स फ्री इनकम हो गई 7.5 लाख रुपए। 25,000 अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो गया 7,75,000। और अगर मान लीजिए और ज़्यादा इनकम है आपकी, तब आप अगर आपने होम लोन ले रखी है और उस पर आप अगर 2 लाख रुपए तक का सालाना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, यानी 2 लाख और जोड़ लीजिए, 9,75,000 तक हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में एक पेच और है, अगर आप अपने फैमिली का इंश्योरेंस दे रहे हो और सीनियर सिटीज़न है, आपके माता पिता 60+ हैं, तब आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली लिमिट हो जाएगी 50,000, यानी आप उसको इफ़ेक्टिवली 10 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं टैक्स फ्री इनकम को। अब बताइए सर, न्यू टैक्स रेजिम में क्या है आपकी टैक्स फ्री इनकम? 7.5 लाख, ख़त्म। तो दिखने में भले ही आपको ये फ़ायदे का सौदा दिखे, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी से देखेंगे तो ये आपका फ़ायदे का सौदा हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम। लेकिन इसमें एक पेच और है, आपको 7 लाख रुपए मान लीजिए टैक्स फ्री इनकम इसमें मिल गई, लेकिन आप खर्च नहीं कर पाओगे 7 लाख रुपए, आप खर्च कर पाओगे 5.5 लाख। ये 1.5 लाख रुपए आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिए, वो आपको मिलेंगे बहुत लेट, उसकी जब मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो वो आपने एक तरफ से आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, इस वक्त है आप ही का पैसा, लेकिन बाद में मिलेगा आपको। रिटायरमेंट वाले कुछ स्कीम्स होते हैं, या फिर मान लीजिए इंश्योरेंस की ईश्वर ना करे ज़रूरत पड़ गई आपको, तो ये वाला भी सेम है। और मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे पास होम लोन नहीं है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट सालाना कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। अगर आपकी 30 लाख की भी लोन है तो आपका सालाना इंटरेस्ट पेमेंट इससे ज़्यादा होगा, 2 लाख से कहीं ज़्यादा होगा, 3+ होगा आराम से इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आप कह रहे हो कि मुझे होम लोन की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई लड़का है, दिल्ली मुंबई में जॉब करने गया हुआ है, और वो कह रहा है मेरा पुश्तैनी घर तो चलो मेरे गांव में है, मेरे छोटे शहर में है, मुझे यहाँ पे कोई मुझे कोई फ़्लैट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों अपना फालतू इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं उससे अच्छा है मैं यहाँ पे काचे काटने आया हूँ, मज़े करने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे मज़े करूँगा। तो उसके लिए ये स्कीम ज़्यादा फ़ायदेमंद दिख सकती है कि भैया मान लो मेरी इनकम 9 लाख रुपए है, मैंने उसमें से 45,000 दे दिए गवर्नमेंट को, आप रखो, मैं 8.5 लाख रुपए तक खर्च कर पाऊँगा, तो वो मेरे पैसे हैं।
इस स्कीम की मेजर क्रिटिसिज्म है और इस बजट की भी मेजर क्रिटिसिज्म यही है कि ये वाली स्कीम आपके सेविंग कल्चर को डिमोटिवेट करती है। गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया फाइनेंशियल लिटरेसी अब इंडिया में उस लेवल पे पहुंच चुकी है, म्यूचुअल फंड वगैरह पे जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इस लेवल पे पहुंच गई है कि लोग सेविंग्स करेंगे ही। प्लस गवर्नमेंट कह रही है भारत तो बेसिकली सेविंग्स वाला देश है, तो इंश्योरेंस आप लोगे केवल इंश्योरेंस के नाते, आप अपनी सेफ्टी के कारण से या फिर फ्यूचर में सेविंग्स यूज़फुल हो उस पर्पज़ से आप इंश्योरेंस लोगे ही लोगे। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बड़ा इसको डिसलाइक किया हुआ है, इंक्लूडिंग LIC, कि भैया इंश्योरेंस लेने का एक मेजर रीज़न था लोगों का कि वो टैक्स बचाना चाह रहे थे, इसीलिए इंश्योरेंस ले रहे थे। प्लस भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का लेवल बहुत कम है। गवर्नमेंट की एक आर्ग्यूमेंट और है कि भैया हमें टैक्स की इनकम चाहिए, और एक आर्ग्यूमेंट और है ये वाला रेजिम लाने के लिए कि रिसेशन आता हुआ दिख रहा है बाकी देशों में, तो भारत में अगर इमीडिएटली स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, अगर टैक्स का बोझ कम होगा लोगों पे, तो वो रिसेशन नहीं आएगा। तो खैर प्रोज एंड कॉन्स हैं, आगे चलते हैं हम इसी पे। मान लीजिए आपकी इनकम एक और चेंज किया है गवर्नमेंट ने, आपके इनकम टैक्स पे एक और चीज़ लगती है जिसे कहा जाता है सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो ये है सुपर रिच लोगों के लिए, 50 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनके लिए। तो 50 लाख से 1 करोड़ वालों के लिए सरचार्ज है 10%, 1 से 2 करोड़ के लिए है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए है 25%, और 5 करोड़ प्लस के लिए सरचार्ज था 37%। इसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने। तो दिखाते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ा इससे। मान लीजिए 15 से 50 लाख की आपकी इनकम है, तो ये हुए 35 लाख, इसके ऊपर आपका टैक्स रेट है 30%, ठीक है। मान लीजिए 50 से 1 करोड़ है, तो इसके ऊपर आपका सरचार्ज है 10%, यानी इस टैक्स के ऊपर 10% और देना है। 30% पे 10% और दोगे तो आपका टैक्स रेट होगा 33%। 1 से 2 करोड़ पे सरचार्ज है 15%, 30 का 15 हुआ 4.5, यानी कि आपका टैक्स रेट हो गया 34.5%। और अब है 2 करोड़ प्लस पे आपका सरचार्ज है 25%, यानी कि 30 का 25% हुआ 37.5%। एक चीज़ और जोड़ी जाती है सरचार्ज के ऊपर, उसे कहा जाता है सेस। सेस क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई एक खर्चे को पूर्ण करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से ड्यूटी लगाई हुई है, जिसका खर्चा केवल उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 4% सेस है आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस। टैक्स की इनकम भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, यानी कि भारत सरकार की जो नॉर्मल तिजोरी है उसमें, उस पैसों में से टैक्स स्टेट्स को भी आप टैक्स का एलोकेशन देंगे। लेकिन सेस की जो इनकम है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाती, वो भारत सरकार के अलग से अकाउंट में रहेगी और उसमें से स्टेट्स को कुछ नहीं मिलेगा। वो केवल उसी पर्पज़ के लिए खर्च होगा जो है आपका हेल्थ और एजुकेशन के लिए। तो ये 4% का सेस आपको देना है और टैक्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 5% पे अगर आप 4% दे रहे हो, ये सब के ऊपर लागू है, हर एक टैक्स पेयर के ऊपर सेस फ्लैट 4% लागू है। तो मान लीजिए आप अगर 5% टैक्स दे रहे हो तो आपका सेस जुड़ के हो जाएगा ये 5.2%। यहाँ पे 10% पे हो जाएगा 10.4%, 15 पे हो जाएगा 15.6, 20.8, 31.2, और यहाँ पे 37.5 पे जोड़ के आपका सेस जोड़ के ये हो जाएगा 39%। जब ये वाला सरचार्ज लागू हो रहा था 5 करोड़ से ज़्यादा वाली इनकम वाले लोगों पे 37%, तब वो जाके पूरा हाईएस्ट टैक्स स्लैब आपका बैठ रहा था लगभग 42% प्लस जा रहा था, और अब वो हो चुका है 39%। तो इससे क्या होगा, सुपर रिच लोग भी अगर कुछ टैक्स को इवेड कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, अपनी इनकम छुपा रहे थे, तो वो भी मोटिवेट होंगे टैक्स देने के लिए। टैक्स रिलेटेड 2 टर्म्स होते हैं, एक है टैक्स बोयेंसी। टैक्स बोयेंसी यानी अगर आप टैक्स का रेट कम करोगे
तो ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे। तो बोयंसी यानी हुआ ऊपर धकेलना, पानी में जैसे बोयंट फोर्स होता है, तो पानी के जहाज़ को चलने में कम एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप गाड़ी रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, उसी वज़न का आप मान लीजिए एक सेम वज़न की गाड़ी रास्ते पे चला रहे हो और उसी सेम वज़न की बोट आप पानी पे चला रहे हो, तो पानी पे फ्यूल बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी पे बोयंसी फैक्टर है, तो वो ऊपर फेंकेगा, तो चीज़ों को डुबाएगा नहीं नॉर्मली। तो जब आप टैक्स का रेट कम करते हो तब आपके देश में देखी जाती है टैक्स बोयंसी, आइडियली होनी चाहिए। और उससे क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा। टैक्स कंप्लायंस यानी कितना % जनता आपकी टैक्स दे रही है। और बहुत सिंपल गणित समझिए, गवर्नमेंट को अगर अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करनी है, अपनी इनकम बढ़ानी है, तो वो टैक्स का रेट बढ़ाएगी। आप किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछ लीजिए, भैया तुम्हें इनकम बढ़ानी है तो क्या करोगे? दाम बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट का दाम हुआ टैक्स। तो कुछ हद तक ये टैक्स का रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक हद तक जो सिनारियो आपका, एक हद तक जो आपका फिनोमिनन लागू हो रहा था, उस हद से ज़्यादा अगर आपका टैक्स रेट हो गया, तब फिर लोग फिर टैक्स चोरी करना शुरू करेंगे। तब आपका टैक्स की इनकम कम होगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जो लोग नॉर्मली ईमानदारी से भी टैक्स पे कर रहे थे, वो भी अब चोरी करेंगे। तो उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि एक हद के बाद आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये 42 से घटा के 39 करने पे आपका ये टैक्स बोयंसी बढ़ेगी, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला फार्मूला नहीं लागू होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है बजट में। ये यहाँ पे गणित है कि आपको किस इनकम तक ओल्ड टैक्स रेजिम फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है 50 लाख की इनकम तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही फ़ायदेमंद है, बशर्ते, कंडीशन क्या है, आप वो सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिन एग्जेम्पशंस का फ़ायदा आपको उठाने के लिए दिया हुआ है। हर कोई नहीं कर पाता। और एक और आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट की कि ये स्ट्रक्चर बड़ा पेचीदा है, कि मैं इतनी सारी चीज़ें समझाऊंगा, आगे जाके और पेचीदा हो रहा है। जब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और पेचीदा होगा। तो ये स्ट्रक्चर बड़ा पेचीदा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा टैक्स का, उतनी कंप्लायंस कम होगी। तो गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, और जनता को 2 ऑप्शन दिए हैं, भाई आप चुनो कि मुझे न्यू टैक्स रेजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। एक पेच और है, अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न भर दिया, फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाओगे। तो खैर, टैक्स कंप्लायंस की बात जहाँ आ रही है, हम लोग हमेशा एक कंप्लेन करते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं ईमानदार, वो कंप्लेन करते हैं कि जनता टैक्स पे नहीं करती, और जो नहीं पे करते वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। विपक्ष के पार्टीज़ ने भी अब एक राग अलापना शुरू किया है कि हर कोई टैक्स तो दे ही रहा है, जीएसटी तो दे ही रहा है। नहीं सर, जीएसटी से काम नहीं चलेगा, केवल जीएसटी से। इनकम टैक्स देना चाहिए, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट की इनकम बढ़े, तब जाके आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, यूएसए में टैक्स फ्री स्लैब कोई है ही नहीं। यूएसए में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, लेकिन ज़ीरो टैक्स वाली कोई इनकम ही नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आपकी इनकम $10,000 भी है सालाना, तब भी आपको टैक्स देना है, और वहाँ पे मिनिमम वेज रेट्स भी इससे ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए अगर आप यूएसए में जैनिटर हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, या फिर आप वेटर हैं, ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर है, तब भी वो भी टैक्स दे रहा है। तो यूएसए में वर्चुअली कोई टैक्स फ्री इनकम है ही नहीं। ठीक है, और ज़रा देख लेते हैं यूएसए में कितने लोग टैक्स देते हैं। यूएसए में आप पढ़ सकते हैं, ये उनकी खबर है वहाँ के न्यूज़पेपर की। इज़ इट ट्रू दैट ओनली 53% अमेरिकन्स पे टैक्स? ओनली 53। भारत में कितने लोग टैक्स पे करते हैं? कुल जमा 2 से 2.5% लोग टैक्स पे करते हैं। जो लोग नहीं टैक्स पे करते और जिनकी इनकम ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, अपनी ब्लैक की इनकम छुपाने के लिए फ़ॉरेन घूम के आएंगे। कैश रोकड़ा होगा वो सारा ट्रांजैक्शन, और बाहर जाके घूम के आएंगे, और फिर यहाँ आके कहेंगे हमें कि यार अमेरिका की क्या सड़कें हैं। अब एक घोंचू, तुम ही ने उन सड़कों को स्पॉन्सर किया है, तुम दुगना नुकसान कर रहे हो अपने देश को। एक तो टैक्स नहीं दे रहे, तो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी सड़कें, तुम्हारे हॉस्पिटल, तुम्हारी स्कूल नहीं बना पा रही, ऊपर से अपनी मेहनत की कमाई जाके अमेरिका को दे के आ रहे हो, डोनेट करके आ रहे हो, जिससे कि अमेरिका की सड़कें और बेहतर होंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है।
क्यों कम पे किए जा रहे थे भारत में टैक्स, टैक्स चोरी क्यों बढ़ी थी? अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। भारत में एक समय था जब हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब 97% तक चला गया था, तब ये ब्लैक मनी का तब चरम था भारत में, जब आम आदमी ने भी हर जगह से ब्लैक मनी को इकट्ठा करना शुरू किया। तो एक कॉलोनियल लेगेसी भी है कि अंग्रेज़ सरकार को टैक्स नहीं देना था भारत की जनता को, तो टैक्स चोरी करने को शान समझते थे कि मैंने अंग्रेज़ों को नहीं दिया। तो खैर अब तो अपनी सरकार है, प्लस ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बढ़ चुकी है गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस में, हर एक चीज़ ऑनलाइन पेमेंट ही हो रही है, तो अब ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी है, टैक्स दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी वीडियोस भी कैसे लगते हैं और वीडियो कौन से चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।